गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि ये जो हम करंट अफेयर्स का सेशन कर रहे हैं, बेसिकली प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के ऊपर हम जो है, जो आगे एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि रिजर्व रख लिया गया है वर्डिक्ट को। तो मे बी आपके फेवर में आ जाए रिजल्ट। ठीक है। जितने भी इवेंट हुए हैं ना करंट, जनवरी फरवरी और रिसेंटली मार्च के आसपास, इस करंट इवेंट के अंदर जिस जिस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे में बात की गई, जो न्यूज में बने रहे, उन्हीं हिस्टोरिक पर्सनालिटी और जो हिस्टोरिक इवेंट हुए हैं उसके ऊपर ये सेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो सही तरीका है ना, वो यही है। पढ़ने का सही तरीका सबसे बेस्ट क्या है कि जो करंट में चीजें हो रही है उससे आपको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर दें। देखो, पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है ना, ये ध्यान से देखना। ये कहीं ना कहीं औरंगजेब से रिलेट कर जाता है, इसीलिए सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुबारक मंजिल पैलेस? देखो, बैटल ऑफ समूगढ़ के बारे में आप सबने सुना होगा। ठीक है। बैटल ऑफ समूगढ़ में क्या हुआ था, शाहजहां के मरने के बाद उसके सारे बच्चे के अंदर बेसिकली क्या हो गया था, तख्त पे बैठने की एक होड़ लगी। और उसमें फाइनली आप देखोगे कि औरंगजेब जो था वो सबसे विक्टोरियस साबित हुआ था। बैटल ऑफ समूगढ़ में आपने क्या देखा कि दारा सिकोह जो था उसकी हत्या करके, दारा सिकोह दोनों भाई थे, औरंगजेब ने क्या करा था, दारा सिकोह की हत्या करा। और 1658 में फाइनली उसकी हत्या के बाद जो है गद्दी पे बैठता है। ठीक है। तो ये जो बैटल ऑफ समूगढ़ देखा, इसी के विक्ट्री के बाद औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा मुबारक मंजिल पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी आपने बहुत सारी चीजें देखी ना कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर वायलेंस वगैरह आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो औरंगजेब है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे उसका मार्केट रिफॉर्म हो, चाहे उसके मनसब्स के बारे में सवाल हो, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, कब डेथ हुई वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि शी वॉज द फर्स्ट क्वीन इन इंडिया टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो credited with using the suicide attack strategy for the first time in history. She was proficiency in French, English and Urdu. किसके बारे में आपसे पूछा गया है? देखो, आपको नाम पर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वीर मंगई। तो वीर मंगई जो था वो टाइटल इन्हीं को दिया गया था। तो जल्दी से आंसर कीजिए, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रानी वेलु नचियोर या चेन्नमन्ना। बताइए जल्दी से क्या होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, 70-80 में पहली बार आपको दिखेगा कि ब्रिटिशर्स के साथ जो फाइट करने वाली थी वो कौन थी, तो रानी वेलु नेचियार। ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं जो सुसाइडल अटैक का बेसिकली मतलब समझो कि छिप के वॉर करना, एक छोटे से टुकड़े ऊपर वॉर करना है। जैसे लाइक आप गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर देखते हो ना कि रात में आते थे, अटैक करके चले जाते थे। सुसाइडल अटैक भी बेसिकली एक तरह का गोरिल्ला वॉरफेयर ही था, जिसके अंदर एक छोटे से ग्रुप पे आओ, छोटा सा ग्रुप आएगा और छोटे से ग्रुप पे ही अटैक करके सर काटो, निकल जाओ। ठीक है। अगर 1857 के रिवोल्ट की बात की जाए तो फिर रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। और रानी दुर्गावती का नाम आपको कहाँ दिखेगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको रानी दुर्गावती का नाम देखने को मिलता है। बेसिकली जो जबलपुर वाला रीजन था, तो उसमें रानी दुर्गावती ने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बावन काशी, सुबोध रत्नाकर,
द ओशियन ऑफ प्योर जेम्स, द लिटरेरी वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। ये जो 52 काशी है, ये सुबोध रत्नाकर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की साहित्यिक कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, महादेवी वर्मा, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू एंड ज्योतिराव फुले। ठीक है, आपको पता है कि पुणे के अंदर ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर बहुत सारा योगदान दिया है। खास करके अगर ज्योतिराव फुले की बात करें ना, तो इनकी एक बुक है गुलामगिरी। बेसिकली इसके अंदर इन्होंने कंडीशंस को दिखाया है कि इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस था, और उसको कंपेयर किससे किया गया है, तो अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था उसी से कंपेयर किया गया था। सावित्री बाई फुले के बारे में आपको पता है, देखो 9 इयर्स की जब इनकी एज थी ना, सिर्फ 9 साल की एज, इनकी शादी हो जाती है। इसके बाद इन्हें लगता है रिफॉर्म वगैरह करना चाहिए, और इंडिया के अंदर फर्स्ट, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो गर्ल्स ऑल गर्ल्स स्कूल जो खुला था पुणे के अंदर आपको दिखेगा, ये किसके द्वारा खोला गया था, तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही खोला गया था। ठीक है, पहला जो प्रोविजंस बना था, पहली बार जब अपील की गई थी कि भ्रूण हत्या के अगेंस्ट, तो वो भी किसके द्वारा किया गया था, तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही किया गया था। बताइए आंसर क्या होगा इसका। हमने एक ही कैरेक्टर के बारे में इतनी सारी बात की है, तो देखो राइट आंसर भी आपका क्या होगा, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चार धाम प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं। आपको पता है चार धाम के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों आपको देखते हैं। इस बार प्रॉब्लम क्या आ गया कि जब ये स्कीम्स चला, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया चार धाम को, इसके बाद क्या हुआ कि स्नोफॉल इतना ज्यादा देखने को मिला कि हर तरह से अगर आप देखोगे तो अस्त व्यस्त हो गई, और फिर फाइनली चार धाम प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। बेसिकली जो पिलग्रिमेज वाला चल रहा था, इसको यात्रा को स्टॉप करना पड़ा था। तो अब से पूछा गया है कि लोकेशन, चार धाम लोकेशन एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ डिटेल्स दिए गए हैं कि वहां पे हम किस भगवान को पूजते हैं। देखिए और आंसर कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। तब तक मैं आपको इसका थोड़ा सा लोकेशन बताता हूँ। देखो एग्जाम में ना लोकेशन पूछ लिया जाता है कि सपोज करो चार धाम लोकेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बद्रीनाथ दिखेगा, बद्रीनाथ के बाद आपको यहाँ पे केदारनाथ दिखेंगे, केदारनाथ के बाद यहाँ पे आपको गंगोत्री दिखेगा, उसके बाद क्या दिखेगा, यमुनोत्री। ये सीक्वेंस आप याद रखना, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट अगर सीक्वेंस की बात किया जाए तो ये याद रखना। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा। आपसे पूछा गया कि कितने पेयर करेक्ट। देखो गंगोत्री के बारे में जो बोला गया है ना, गॉडेस गंगा, बिल्कुल सही है। ओरिजिन जो है गंगा रिवर का वो कहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है, गोमुख से होता है, ये 100% सही है। यमुनोत्री क्या हो जाएगा, तो यमुनोत्री क्या है, तो वो है सोर्स ऑफ यमुना रिवर। तो देखो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। केदारनाथ में हम किसकी पूजा करते हैं, तो केदारनाथ के अंदर देखो लॉर्ड शिव की पूजा होगी, और बद्रीनाथ के अंदर भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, वो कौन सा है, तो गंगोत्री वाला। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। गुरु गोविंद सिंह के जी के दो ऊपर एक सवाल पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपको पता है, जब ये 9 साल के थे, 9 इयर्स के थे, तो सबसे यंगेस्ट गुरु बने, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो जाती है। और गुरु गोविंद सिंह की जो डेथ है वो किसके द्वारा होती है, तो औरंगजेब इनकी हत्या करेगा। ठीक है, इन्होंने ये लास्ट 10th सिख गुरु, 10th एंड लास्ट सिख गुरु बने। इसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा और बोला कि नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनको ही अब हम गुरु मानेंगे। ठीक है, तो अगर ह्यूमन फॉर्म में देखा जाए तो लास्ट 10th गुरु जो रहे वो गुरु गोविंद सिंह ही रहे। ठीक है,
अब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ के अंदर 5 केज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, 5 केज। पहला के से क्या होता है, कृपान, कंघा, केस, करा एंड लास्ट वन कछेरा। देखो वो जो पहनते हैं ना, तो उनका जो लोअर होता है उसको कछेरा कहा जाता है। हाथ में करा पहन के घूमेंगे। केस का कॉन्सेप्ट आप देखते हो, बाल जो है हमेशा वो कभी भी सेव वेव नहीं करते, हमेशा जो है एक कंघा रखना है, क्योंकि प्योरिटी को भी तो देखना है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कृपान, तलवार, एक उनका सिंबल है। तो चलिए बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, ही फाउंडेड द खालसा पंथ इन 1699 टू क्रिएट ए स्पिरिचुअल एंड मार्शल कम्युनिटी, ठीक है। सेकेंड, ही कंपाइल्ड द दसम ग्रंथ a letter to Emperor Aurangzeb which is a blend of courage and dignity। जल्दी से आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखो ये बिल्कुल सही है कि दसम ग्रंथ का इन्होंने कंपाइलेशन किया, लेकिन औरंगजेब के लिए जो इन्होंने बोला था उसका नाम था क्या था, तो उसका नाम था जफरनामा। औरंगजेब को जो इन्होंने खत लिखा था उस खत का क्या नाम था, तो उस खत का नाम था जफरनामा, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ठीक है। और देखो जब गुरु गोविंद सिंह की बात हो तो ये पैदा कहाँ हुए थे, तो ये पटना साहिब में पैदा हुए थे, बिहार के अंदर। बिहार का जो कैपिटल है पटना, तो वहीं पे एक जगह है पटना साहिब, जहां पे गुरुद्वारा जो है ना वो सेकेंड होलीएस्ट प्लेस है सिखों का आफ्टर गोल्डन टेम्पल, ठीक है। उसको तख्त श्री हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना। चलिए, कोंडा रेडी ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है। देखो कोंडा रेडी ट्राइब्स जो है रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में जिक्र किया था, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कोंडा रेडी ट्राइब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है कि पीबीटीजीज के अंदर है, जो कि गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में आपको दिखते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि 1973 में मंडल कमीशन बनाया गया था, किस चीज के लिए, तो पीबीटीजीज के लिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। हालांकि अब जो है इसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोला जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तब उसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बोला जाता था। तो जल्दी से बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मंडल कमीशन दिया गया है, ईयर तो बिल्कुल सही है, लेकिन मंडल कमीशन दिया गया है, तो ध्यान से देखना है आपको। तो कौन सी कमेटी बैठी थी, तो देखो कमेटी का नाम था देवर कमेटी, ठीक है। कमेटी का क्या नाम था, तो देवर कमेटी बैठी थी किसके लिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को, जिसको आप लोग अभी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मानते हो, ठीक है। 1975 में ये अपना रिपोर्ट देगा, और उसके बाद करीब करीब जो है 53 ट्राइबल ग्रुप्स को वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो में देखोगे तो जो लास्ट डेटा ऐड हुआ है वो 2006 में ऐड हुआ है, और उसके हिसाब से 75 पीबीटीजीज आपको इंडिया के अंदर दिखेंगे। और इस 75 पीबीटीजीज में हाईएस्ट नंबर जो है वो कहाँ दिखेगा, तो ओडिशा के अंदर, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ दिखेगा, तो ओडिशा के अंदर, कितने, तो 13 पीबीटीजीज आपको वहां पे दिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो मंडल कमीशन की जगह राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवर कमीशन, ठीक है। और बिल्कुल सही है, जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है कहाँ पे आपको दिखता है, तो गोदावरी रीजन आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये दिखता है, गोदावरी नदी के आसपास ये दिखता है, ठीक है। और कोंडा रेड्डी ट्राइब की खास बात क्या है, ये देखो ट्री प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ट्री प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए रिसेंटली इनका जिक्र किया गया था। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी आपके लिए जरूरी है, ओके। और देखो यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको दिया गया था मंडल कमीशन, मंडल कमीशन किसके लिए बना था,
बेसिकली आपको पता है कि मंडल कमीशन के बाद ही जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, वन ओनली, क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है। कौन सा कमीशन था, तो देवर कमीशन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है और इसके ऊपर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। क्लासिकल लैंग्वेज की जब आप बात करोगे तो 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एट्थ शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई थी, ठीक है। अभी तक 2024 तक हम क्या देखते थे, तो हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे, ठीक है। लेकिन रिसेंटली कुछ और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, जिसमें आपको कौन कौन से दिखेंगे, तो जिसके अंदर आपको दिखेंगे पाली, प्राकृत, ठीक है, इसके साथ साथ असमीज, बंगाली, ये सारे लैंग्वेज जो है रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इंडिया है 6 क्लासिकल लैंग्वेज, हैज लिखा हुआ है, ध्यान से, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया, ठीक है। तमिल was the first language to be declared as the classical language in 2004। मैंने क्या बोला, 2004 में इसको किया गया था, और उस समय कितने थे, तो तमिल को ऐड किया गया और टोटल फिर 6 हो गए, और रिसेंटली जो है हमने 4 लैंग्वेज को और ऐड कर दिया है, तो अब बढ़ के 10 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज लिखा हुआ, ये क्या होना चाहिए, हैड, हमारे पास थे, अब कितने हैं, तो ये चारों लैंग्वेज भी अब ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो राइट आंसर क्या है आपका, टू ओनली, ठीक है। और क्लासिकल लैंग्वेज की डिफिनीशन अगर आप देखोगे तो क्लासिकल लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए बेसिकली क्या बोला जाता है, कि एक प्रिमिटिव ग्रुप हो जो इस लैंग्वेज को बोलता हो, एक लार्ज एरिया में बोला जाता हो, हिस्टोरिकल लैंग्वेज हो, एटलीस्ट आप मान के चलो कि मिनिमम 1000 साल पुरानी लैंग्वेज हो, ये कुछ इसके क्राइटेरियाज, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप पूछ लिया करो, क्योंकि जितना शरमाने से तो काम चलेगा नहीं। अब देखो, जब हम करंट अफेयर्स का सेशन कर रहे थे ना, तो करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस भी किया था। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से वापस आपके सामने आया है, बस इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर जानोगे तो इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर के आसपास आपको दिखता है। मोस्टली जो टाउन्स थे वो या तो आपको अफगानिस्तान वाले रीजन में दिखेंगे, ठीक है, या कहाँ दिखेंगे, तो पाकिस्तान वाले रीजन में। इंडिया के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक धोलावीरा, राखीगढ़ी, बहुत सारे आपको इंडिया के अंदर भी दिख जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिटीज जो थे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रीजन में ही आपको दिखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपने क्या देखा था, कि टाउन, एक टाउन प्लान आपको दिखा था, बिल्कुल ग्रिड इस तरह से बने हुए होते थे, ठीक है। बेक्ड बर्न ब्रिक्ड का यहाँ पे यूज किया गया था। अब कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि सिर्फ बर्न ब्रिक का यूज किया गया था, तो नहीं, जो सिटाडल वाला पार्ट था उसमें स्टोन और बर्न ब्रिक्स आपको दिखेंगे, लेकिन जो लोअर टाउन्स हुआ करते थे, लोअर टाउन्स में आपको बर्न ब्रिक के साथ साथ सन ड्राइड ब्रिक्स भी दिखेंगे, जो मेसोपोटामिया में दिखते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, लास्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा भी था, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखो पहला सवाल क्या है, कि encompasses around 2000 sites across the territories of modern day India, Pakistan and Afghanistan during the Bronze Age, ठीक है। चालगोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सेकेंड क्या है, कि इट हैज ए वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया देन द कॉम्बाइंड एरिया ऑफ इट्स कंटेम्पररी सिविलाइजेशन इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, उनको कंबाइंड कर दो, उससे भी बड़ा एरिया हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिला था। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब आप देखो 10 सेकेंड का आपको टाइम दे रहा हूं।
ऑलरेडी बहुत टाइम मिल गया था आपको। देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसे डिसिफर नहीं किया गया, उसे अभी तक हम समझ नहीं पाए। तो रिसेंटली क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप में से अगर कोई इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ पाता है, समझ पाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, $1 मिलियन जो है, $1 मिलियन का हम उसको इनाम देंगे। ठीक है, अब इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सही है, 2000 से ज्यादा साइट्स आपको दिखते हैं ऑल ओवर अगर देखा जाए, खास करके वेस्टर्न वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस की अगर आप बात करोगे तो ये आपको फैला हुआ दिखेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या 100% सही है, और बिल्कुल सही है। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखोगे ना, अगर आप मैप, एक रफ मैप अगर बनाते हो, अगर आप इसका एक रफ मैप बनाओगे ना, तो ये यहां से लेके ये इस तरह से पूरा का पूरा रीजन, ये इतना ज्यादा बड़ा रीजन कवर कर लेता है। ठीक है, करीब करीब देखोगे तो मिडल ईस्ट का भी बहुत सारा पार्ट ये कवर कर लेता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्रॉड वाइडर रेंज है इसका। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है यहाँ पर। गिरमिट के ऊपर आपसे एक सवाल पूछा गया, और गिरमिट के ऊपर सवाल क्यों पूछा गया तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। रिसेंटली आपने देखा था प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि एक पेड़ अपने माँ के नाम पे आप सबको लगाना है। ठीक है, आपको पता है कि 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल होना है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है वृक्षारोपण के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और ये जो गिरमिट है ना, ये बेसिकली एक तरह के लेबर होते थे। ठीक है, जिनको भेजा जाता था इंडिया से बाहर। ब्रिटिशर्स इनको भेजते थे इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में, किसके लिए, तो मेनली प्लांटेशन के लिए भेजते थे। जस्ट लाइक टी प्लांटेशन करना है, कॉफी प्लांटेशन करना है, हर्ब्स वगैरह प्लांटेशन करना है, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स भेजते थे। एग्रीमेंट बनाते थे, 3 से 5 साल का एग्रीमेंट आपको दिखेगा एनसीईआरटी अगर देखोगे तो उसमें बोला गया है कि 3 से 5 साल तक का एग्रीमेंट आपको वहां पे दिख जाता है इसको लेके। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है कि गिरमिट जो टर्म है ये किस चीज से एसोसिएटेड है। पहला है ट्राइब ऑफ क्रॉप कल्टिवेटेड बाय गिरमिटियाज ऑन फॉरेन प्लांटेशंस, शिप यूज टू ट्रांसपोर्ट गिरमिटियाज, स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ इंडियन गिजन्स, ये तो होगा नहीं। देखो, द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय लेबरर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, बताइए क्या होगा। शिप की बात भी नहीं यूज कर की जाएगी यहाँ पे, तो आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। बताइए जल्दी से, बताइए क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, द आइडेंटिटी कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय लेबरर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो लेबर्स आपको दिखते थे, बेसिकली जिसको प्लांटेशन का पता है, तो वो बाहर जाते थे और वहां पे प्लांटेशन करते थे। 3 से 5 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वो अपने घर आ जाते थे। और बेसिकली अगर देखोगे तो ये भी स्किल्स की बात है। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्किल से लगता है, अगर बिना स्किल के तो कोई जाके वहां पे प्लांटेशन कर नहीं सकता है। चलिए अगले सवाल पे। और रिसेंटली देखोगे ना तो गुआना, मतलब साउथ अफ्रीकन कुछ रीजन है, सेशल्स वगैरह का जो रीजन है, वहां पे अब इंडिया के लेबर्स जा रहे हैं वहां पे प्लांटेशन करने के लिए, ताकि थोड़ा सा ग्रीनरी प्रमोट हो। या सब सहारन रीजन में भी इंडियन कुछ ट्राइब्स को भेजा जा रहा है ताकि वहां पे ग्रीनरी को प्रमोट किया जाए। Eti Kopka dolls recently seen on the news are associated with which of the following state? देखो, एटी कोपक्का डॉल्स जो है ये रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिला है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, ये किसी और स्टेट का है, वहां पे इसको जीआई प्रोडक्ट मिला हुआ है, और बनाता किसको है, तो इसको केरल के आर्टिसंस बनाते हैं। ठीक है, केरल के जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस हैं बेसिकली वही इसको बनाते हैं, लेकिन जीआई टैग किसी और स्टेट के अंदर मिला है। तो बताइए जल्दी से ये कहाँ पे आपको दिखेगा।
ये गुड़िया आपको कहाँ पे दिखती है? बेसिकली लकड़ी वगैरह से बनाया जाता है, घास वास से। बताइए जल्दी, कहाँ दिखेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश के अंदर ये आपको दिखेगा। जो हैंडीमेड हैंडीक्राफ्ट होता है ना, उसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर रिसेंटली इस आइटम को ऐड किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसकी खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश के लोग बहुत कम इसको बनाते हैं। कौन बनाता है वहां पे? तो केरला की एक कम्युनिटी है जो बेसिकली आंध्र प्रदेश में जाके ये खिलौने बनाती है। ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था, बैटल ऑफ समूगढ़ से औरंगजेब के बारे में बातें करी थी। देख रहे हो महाराष्ट्र का नागपुर जल रहा है। और नागपुर का जो इंसिडेंस है, अगर उस इंसिडेंट को देखोगे, अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो, तो आरएसएस के 9 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था दंगा भड़काने के लिए। बेसिकली आरएसएस के ही कुछ लोग थे जिन्होंने दंगा भड़काया, और उसके बाद मैटर इतना ज्यादा उग्र हो गया वहां पर। देखो, इनके नाम पे महात्मा गांधी जी को बहुत गालियां पड़ती है। ये सवाल आप सबको पता होगा। He coined the famous slogan जय जवान जय किसान. He was posthumously awarded the भारत रत्न, India's highest civilian award. ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ये बोला जाता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें लगा कि देश के अंदर गरीबी है और गरीबी को कैसे दूर किया जाए। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले। इन्होंने बोला एक टाइम खाना खाओ, या तो तुम लंच करो या डिनर करो। और चूंकि पब्लिक को कन्विंस करना था, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लंच करते थे, डिनर ये नहीं करते थे। सिर्फ एक टाइम का खाना खाते थे ये, ताकि लोगों को लगे कि जब प्रधानमंत्री एक वक्त का खाना खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते। ठीक है। तो चलिए, आपको ये तो पता चल ही गया कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अक्टूबर 2 को ही हम इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। तो जल्दी से कोई बताइए कि कौन सा साल था जब ये पैदा हुए थे। चलिए हिंट दे देता हूँ। उस समय जो है हमारा इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट जोरों शोरों से चल रहा था। बेसिकली एक नई ऊर्जा जनरेट हो रही थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो जल्दी से बताइए कौन सा साल था जब हमने ये देखा था। दो लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर एक भी नहीं कर रहे। देखो कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। कब पैदा होंगे? तो 2 अक्टूबर 1904 में पैदा होंगे। 1905 में हमने स्वदेशी मूवमेंट वगैरह देखा था। ठीक है। और इसके बाद डेथ कब होती है इनकी? तो 1966 में डेथ होती है। और डेथ होने के जस्ट बाद इनको क्या किया जाता है? तो भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है। अभी थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है इस देश का, तो लोग इनका नाम जो है सामने वाले को गाली देने के लिए यूज करते हैं। लोग बोलते हैं कि 2 अक्टूबर को हम लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे मनाएंगे, ना कि महात्मा गांधी का। तो ये सारे सीन्स भी चल रहे हैं इस देश में। अब कर ही क्या सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द गंगा सागर मेला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? देखो, गंगा सागर मेला के बारे में अगर आप हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर जाओगे ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि जितने भी पिलग्रिमेज है ना, तीर्थ स्थल, वहां पे आप बार बार जा सकते हो, लेकिन लाइफ में एक ही बार गंगा सागर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। अब जो है लोग एक इवेंट की तरह जाते हैं। आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ है ना, जब यहाँ पे सन चला जाता है तो उस दिन क्या होता है? तो उस दिन पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति के दिन क्या होता है कि आप गंगा सागर में देखोगे तो भव्य मेले का वहां पे आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्या स्टेटमेंट दिया गया? इट वाज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल एंड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा रिवर विद द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। सेकेंड क्या? इट द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन इंडिया आफ्टर महाकुंभ। देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। कुंभ के बाद सबसे बड़ा आपको भीड़ यहीं पे लोगों की देखेगी। और बे ऑफ बंगाल में जहां पे गंगा नदी मिलती है ना समुद्र के अंदर, बेसिकली वहीं पे आपको गंगा सागर का मेला हर साल लगते हुए दिखेगा। ठीक है। चले अगले सवाल पे।
Consider the following statements. Nomadic communities are the partially nomadic and partially settled tribe. They migrated seasonally but also established temporary settlement. ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है कि द ट्राइब्स नोटिफाइड अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 were designated as the denotified tribes post independent. ठीक है, अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से. देखो क्या होता था ना कि अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे लोग थे जो आंदोलन करते थे. जैसे आपने मुंडा रिवोल्ट देखा, कोल देखा, संथाल देखा, पपना देखा, बहुत सारे रिवोल्ट्स आपको इंडिया के अंदर दिखे. तो ये बेसिकली आउटसाइडर्स के लिए होते थे. इनका कहना होता था कि बाहर से आगे कोई भी हमारे यहाँ नहीं रह सकता. अगर ट्राइब्स के कॉन्सेप्ट को देखोगे तो वो जल जंगल जमीन के लिए तीन ही कॉन्सेप्ट था उनका कि हम इसके लिए लड़ेंगे, हमारे जंगल पे कोई कब्जा नहीं करेगा, हमारी जमीन पे कोई कब्जा ना करे. बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था. तो बताइए जल्दी से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, जल्दी से आंसर कीजिए. देखो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका होगा 2 ओनली. देखो ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था 1871 ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया. अगर इसके अंदर क्रिमिनल क्रिमिनल किसी को बता दिया गया तो बेसिकली क्या है कि इस ट्राइबल पीपल को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दी जाएगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, और इसी का नाम बदल के डीनोटिफाइड ट्राइब्स कर दिया गया था. कब, तो 1951 में. ठीक है, 1951 में इसको डीनोटिफाइड कर दिया गया था और फिलहाल जो है कोई भी इनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है. क्यों गलत है, देखो नोमैडिक कम्युनिटी बेसिकली कौन होते हैं, चलते रहते हैं, उनका कोई बसेरा नहीं होता. आप देखोगे सड़क के किनारे आज यहाँ पे हैं, कुछ दिनों के बाद कहीं और चले जाएंगे. यहाँ पे क्या लिखा है कि पार्सली माइग्रेटेड, सीजन के हिसाब से नहीं माइग्रेट करते, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं. जब मर्जी 15 दिन यहाँ रहे, 15 दिन फिर अगले टाउन में रहेंगे, तो इस तरह से वो चलते हैं. तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर आपका बी हो गया. देखो कुछ बुक्स लिखे गए थे, एक आपको लाइन याद होगा कि शिकागो में जाके हमारे एक बहुत बड़े फिलोसफर है, उन्होंने बोला था ऑल अमेरिकन आर माय ब्रदर एंड सिस्टर. और इसके ऊपर स्टैंडिंग ओवेशन मिला, बहुत सारी, बहुत देर तक क्लैपिंग हुई थी, बहुत ज्यादा हमें प्रेज किया गया था. उसके बाद इंडिया का जो स्टैंड है, जो सनातन का कॉन्सेप्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला था कि उसका दुनिया भर में प्रचार हो रहा था. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर. वेदांता फिलॉसफी के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया है. ठीक है, ही रोट राजयोग. देखो एक था राजयोग, एक था जन योग, ठीक है, और एक था कर्म योग. 3 बुक्स लिखी गई थी. राजयोग जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, राजयोग के अंदर बेसिकली फिलॉसफी ये था कि अपने खुद को कंट्रोल करना है. ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू अपनी एक्टिविटी वगैरह को कंट्रोल करना है. जन योग के मतलब क्या था कि सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करना है, अपने अंदर झांको और ये देखो कि आपके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको आप सुधारो. ठीक है, कर्म योग का कॉन्सेप्ट क्या था, तो कर्म योग जो बेसिकली कर्मा का कॉन्सेप्ट है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो ये कर्म योग वाला कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, अब इन तीनों को प्रोपाउंड करने वाले कौन थे, तो वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद. ठीक है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम आप सबको पता है मूल शंकर था. ठीक है, बाद में चल के इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी. 1887 के आसपास देखोगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे. ठीक है, तो ये 3 बुक्स का नाम याद रखना, राजयोग, जन योग एंड कर्म योग. ये तीनों जो है वेदांता फिलॉसफी के ऊपर, जो आपका वैदिक फिलॉसफी होता है, उसी फिलॉसफी के ऊपर लिखा गया था, कि इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा. ठीक है, एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है दयानंद सरस्वती के बारे में. देखो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो. ठीक है, इसके बाद देखोगे आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में. कहां पे,
तो बॉम्बे के अंदर, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। Makarvilaku festival, recently seen in news, is an annual festival held in which of the following Indian state? देखो मकर विलाकू जो है ये बेसिकली दो वर्ड से बना है, मकर और विलाकू, ठीक है। मकर का क्या मतलब होता है कि एक हथियारों के साथ, हथियार आप समझ सकते हो एक तरह का जो होगा वहां पे, और विलाकू का मतलब होता है रिग्रस। तो मतलब क्या है, मकर विलाकू बेसिकली मतलब है कि एक हथियारों के साथ जो आप मार्शल आर्ट करते हो, तो उसी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो लॉर्ड अयप्पा टेम्पल के बारे में आपने सुना है, केरला के अंदर आपको दिखता है, जिसको आप सबरीमाला वाला भी बोलते हो। तो वहां पे जो है फेस्टिवल वो होती है, और इस मंदिर के अंदर आपने देखा था कि विमेंस को बैन कर रखा था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने जजमेंट दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी देखोगे तो मंदिर के अंदर जो है वुमेन्स की एंट्री फिलहाल अभी भी जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, अभी भी वो एज रिस्ट्रिक्शंस करते हैं वहां पे। तो कहाँ पे दिखेगा ये, तो केरला के अंदर आपको दिखेगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। द त्रिकुराल written by त्रिवल्लभुर is divided into which of the following categories? त्रिवल्लभुर जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी त्रिकुराल। इसके अंदर बेसिकली तीन चीजों के बारे में बोला गया था। एक तो लव के बारे में बोला गया था, लव एंड कंपैशन, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जो हमारा ह्यूमन प्राइड होता है, इसके ऊपर भी काफी सारी बातें की गई थी, ठीक है। तीसरा क्या था कि सोसाइटी के अंदर जो रहने हैं, तो उसके अंदर जो इथिकल वे होना चाहिए लिविंग का, इसके बारे में बात की गई थी। एक सोसाइटी के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था। तो बताइए त्रिकुला त्रिकुराल जो कि त्रिवल्लभुर के द्वारा लिखा गया, उसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। और ये छोटा मोटा नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे स्टंजाज के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है। 30 कपलेट्स हैं, छोटे छोटे स्टेंजाज हैं, पैसेज टाइप के आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। अहम पोरुल है, कहीं पे आपको ये पूरम लिखा दिखेगा, ठीक है। कहीं पे आपको ये पूरम भी लिखा दिखेगा। दो एनसीईआरटी उठाओगे ना, कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में चलता है वो, और एक जो तमिलनाडु बोर्ड का एनसीईआरटी है, तो तमिलनाडु में पोरुल दिखेगा और हमारे में पूरम दिखेगा वर्ड। तो उससे कंफ्यूज मत होना है, दोनों एक ही वर्ड। चलिए अगले सवाल को देखिए। विथ रेफरेंस टू द थारू कम्युनिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? थारू कम्युनिटी के बारे में आपसे पूछा गया। बेसिकली अगर थारू कम्युनिटी के बारे में आप बात करोगे, तो जो तराई का रीजन है, तराई का रीजन आपको पता होगा कि ये जो वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल से जो सटता हुआ जो रीजन है, वो तराई वाला रीजन है, ठीक है। चाहे आप उत्तराखंड की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, या बिहार की बात करो, तो ये तीन के तीन जो है, उत्तराखंड, यूपी एंड बिहार, ये तीनों जो है बेसिकली जो है आपको दिखेंगे कि यहाँ पे शेयर करते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताइए क्या होगा करेक्ट। पहला क्या है कि द थारू कम्युनिटी इज एन इंडिजिनस इथनिक ग्रुप रिसाइडिंग इन द तराई रीजन ऑफ नेपाल, ठीक है। सेकेंड है द थारू ट्राइब वाज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो थारू ट्राइब्स जो है ना, बेसिकली इंडो आर्यंस लैंग्विस्टिक ग्रुप जो है, जिसके अंदर आप
जो कॉन्सेप्ट देखते हो इंडिया के अंदर, मोस्टली जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर जो खुद को आर्यंस कहते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का लिंग्विस्टिक रेस तो ही है, ठीक है। पहले हमें लगता था कि एक रीजन बेस्ड है, लेकिन अब हमें समझ आ गई कि एक लिंग्विस्टिक रेस। साउथ में जाओगे तो आपको द्रविडियन पीपल दिखेंगे, और आर्यंस खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, मैं भी आर्यन हूँ, ठीक है। लेकिन देखो रियलिटी समझो तो हमें ये भी नहीं पता है कि हम एक्चुअली आए कहाँ से, हमें कुछ भी नहीं पता है। मैक्स मूलर मूलर ने बोला सेंट्रल एशिया रीजन से आए, तो हमने चलो मान लिया क्योंकि सबसे नियरेस्ट वही था। बाल गंगाधर ने तो हमें आर्कटिक रीजन भेज दिया था। इंडिया के अंदर जो आपको इंडिजिनस पीपल दिखते हैं, या तो वो ट्राइबल पीपल हैं इंडिया के, ठीक है, या जो द्रविडियंस हैं जो आपको साउथ इंडिया के अंदर दिखते हैं ना, वो मोस्टली क्या है, वो इंडिजिनस पीपल। तो चलिए बताइए क्या होगा इन सब। देखो दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है, इनको सारी सुविधाएं मिलती है जो एक शेड्यूल ट्राइब्स को दी जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ बिहार में भी आपको दिख जाएंगे, खास करके जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे दिख जाएंगे, यूपी में भी ये दिखते हैं आपको। कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोकबोरोक जो है वो किस प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज। जब मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको एक टर्म बोला था भाषिनी, और मैंने बोला था कि भाषिनी प्लेटफॉर्म को नॉर्थ इंडिया के अंदर यूज करने वाला भी जो पहला स्टेट बना है उसी का ये लैंग्वेज है। तो अब जल्दी से आंसर कीजिए अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा है तो। क्या होगा, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इथनिक लैंग्वेज है। त्रिपुरा की 80% पॉपुलेशन जो है इस लैंग्वेज को बोलती है, ठीक है। और भाषिनी जो ऐप है, भाषिनी जो प्लेटफॉर्म है वो किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसके साथ रिसेंटली त्रिपुरा ने एमओयू साइन किया है ताकि टूरिज्म को प्रमोट कर सके। तो देखो चीजें क्या है कि भले वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो, लेकिन आप देखो तो कहीं ना कहीं उसका प्रेजेंट में भी अभी जिक्र हो रहा है, तभी ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओडिशा के अंदर भी आपने देखा रिसेंटली वहां पे प्रवासी भारतीय दिवस आपको देखने को मिला था। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हुई थी, आगे क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल तो देखो हमने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर देखा, 10th एंड लास्ट सिख गुरु, मतलब ह्यूमन फॉर्म में देखे तो वो लास्ट थे, वरना तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिया गया था। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है कूका मूवमेंट के ऊपर। सबको पता है कि कूका मूवमेंट पंजाब वाले रीजन में आपको देखने को मिला था। बेसिकली इस मूवमेंट के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक्स हैं उसको पढ़ा जाता था, उसको चेंट किया जाता था, और उसके साथ ही पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह उसको यूज किया गया। देखो वायलेंस तो हर एक मूवमेंट में हो जाता है, लेकिन इस मूवमेंट का मेन रीजन क्या था कि जिस तरह से आप देखते हो ना सूफी गाना बजाना करते हुए चलते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो कुका मूवमेंट का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था। चलिए देखिए, इट वाज सिख रिलीजियस मूवमेंट ऑल्सो नोन एज नामधारी मूवमेंट, ठीक है। कुका हरि सिंह लहना सिंह फाउंडेड द नामधारी सेक्ट। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द इंसिडेंट ऑफ काउ स्लॉटर इन द टाउन। मैंने क्या बोला था कि रिफॉर्म के लिए चलाया जा रहा था, किसी को सप्रेस करना नहीं था, ये सिखिज्म को प्रमोट करना भी इनका कॉन्सेप्ट नहीं था। सिखिज्म की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हर धर्म की इज्जत करते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, कभी भी लंगर जाओ, लंगर चख लो, वहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, क्या हो, सबके लिए फ्री होता है। तो कुका मूवमेंट जो है बिल्कुल सही है, रिलीजियस मूवमेंट था, भक्ति भावना थी, वहां पे चैंटिंग होती थी, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा जाता था, नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं इसको। कुका हीरा सिंह लहना सिंह ये सब उनके फाउंडर्स में से एक थे, तो ये भी करेक्ट। और नोट ओनली काउ स्लॉटर के साथ साथ अगर आप देखोगे कि वहां पे जो चरस गांजा लोग पीते थे या जो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो उनको भी वहां पे बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप थोड़ा सा इथिकल वे में काम कीजिए। तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट दिखेंगे, ठीक है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कालरी पयाटू, देखो ये भी एक तरह का मार्शल आर्ट ही है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे तो तलवारों से लड़ा जाता है। चलिए तीन स्टेटमेंट दिए गए, देखते हैं। पहला क्या है, कालरी पयाटू इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट दैट ऑर्गेनाइजेज इन तमिलनाडु, ठीक है। सेकेंड क्या, इट इज बिलीव टू हैव माइथोलॉजिकल कनेक्शंस विथ लॉर्ड परशुराम एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। Kalri Payattu reached its peak popularity during the 14th to 16th century, 14वें से 16वें, बेसिकली मान लो कि 1301 से लेके 1599 का जो टाइम पीरियड है उसके बीच बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा फेमस था। तो ध्यान से देखिए, देखो शस्त्र का तो यूज होता है, तलवार फरसे ये सब यहाँ पे यूज होते हैं, और बहुत ही रिग्रेस फॉर्म है ये मार्शल आर्ट का। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आंसर कीजिए। अरे जो लोग देख रहे हो ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है। देखो रिसेंटली आपने देखा कि नेशनल गेम्स हमारे इंडिया के अंदर बहुत हो रहा है, ठीक है। पिछले कुछ सालों से जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स को लेके हमने बहुत सारे अचीवमेंट भी हासिल किए। हालांकि ओलंपिक के अंदर हम अभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। रिसेंटली जो 38th नेशनल गेम्स आपने देखा था, इसके अंदर कलरी पयाटू को ऐड किया गया था, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बोला था मार्शल आर्ट की जननी अगर आप देखोगे या तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिखेगा, हिली टेरेंस पे आपको ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में आपको दिखता है, तो कहाँ दिखता है, तो केरला के अंदर दिखता है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो तमिलनाडु। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब परशुराम जी के बारे में आपको पता है ना कि अपने फादर के कहने पे मांगा सरकार दिए थे। बेसिकली एक योद्धा की भूमिका यहाँ पे आप निभाते हो। और जब आप दशावतार के बारे में पढ़ते हो तो परशुराम जो है एक बहुत ही वायलेंट कैरेक्टर के रूप में उनको दिखाया गया था कि मल्टीपल टाइम्स क्षत्रिय विहीन कर दिया धरतियों को, समथिंग लाइक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखो बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट है ये आपको करेक्ट दिखेंगे, और फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिख दिया था, तो तमिलनाडु, जबकि होना क्या चाहिए था, तो केरला, ठीक है। He was a prominent follower of महात्मा गांधी एंड ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। अब देखो यहां के बाद सवाल पढ़ने की जरूरत है क्या। अगर बात फ्रंटियर गांधी की होगी तो फ्रंटियर गांधी आप सबको पता है कि कौन थे, किनको कहा जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। जब रॉलेट एक्ट आया था तो रॉलेट एक्ट के बाद जब गांधी जी उसके ओपोजिशन में एक्शन लेंगे तो 1919 में पहली बार आप देखोगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी से बहुत ज्यादा यहाँ पे ये जो थे प्रभावित थे, ठीक है। इनका जो था मूवमेंट उसको रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मरने के बाद जो है भारत रत्न भी इनको दिया गया है। भारत रत्न के ऊपर कई बार सवाल आए हैं, अगर आपको याद हो कि भारत रत्न जो है क्या सिर्फ इंडियंस को ही दिया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया, नहीं, जो पाकिस्तान के लोग हैं हम उनको भी भारत रत्न हमने दिया है, जिन्होंने आजादी में अच्छी खासी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान की बात हो रही है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी का उपाधि किसने दिया था, किसने टाइटल दिया था, तो वो किन्होंने दिया था, तो महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। विथ रेफरेंस टू द प्रजामंडल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो मैं हिंट देता हूं आपको। आपने एक सिस्टम के बारे में सुना होगा, महलवारी सिस्टम। अब महलवारी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि बेसिकली गांव के अंदर जो थोड़े से पावरफुल इंसान होते थे या छोटे मोटे जो राजघराने होते थे, उनको बोला जाता था कि आप यहाँ पे जो है प्रोडक्शन करवाओ, कल्टीवेशन करवाओ पीजेंट से, आप इनसे समेटो, सारा का सारा जो भी लेना है उनसे कर,
और अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को आप यहाँ पे उसमें से हिस्सा दे दो, ठीक है। और हिस्सा बेसिकली अगर आप देखोगे तो मान के चलो कि अगर वहां पे 11 केजी ऑफ प्रोड्यूस लिया गया तो 1 केजी महलों में जाता था और 10 केजी ब्रिटिशर्स के पास जाता था। 10th 11th पार्ट जो है ब्रिटिशर्स लेके जाते थे और 1/11 इन लोगों के पास रहता था। पहला क्या है कि द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश राज टू ब्रिंग ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड, द मूवमेंट वाज लेड बाय सरदार सेवा सिंह ठिकरीवाला इन पंजाब। चलिए आंसर कीजिए। अब देखो महलवारी सिस्टम आपको कहाँ दिखा था, तो महलवारी सिस्टम बेसिकली पंजाब वाले रीजन में ही दिखा था, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है। तो जल्दी से बताइए प्रजामंडल मूवमेंट के अंदर क्या क्या हुआ था। बेसिकली प्रजा चाहते थे कि उनके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। बताइए क्या होगा आंसर। देखो यहां क्या बोला गया है कि अगेंस्ट ब्रिटिश राज टू ब्रिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये सिर्फ ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं था, ब्रिटिश राज से जुड़े हुए जितने लोग थे जो महलवारी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, इन सब के अगेंस्ट ये था, ठीक है। प्रजामंडल मूवमेंट मतलब सेल्फ रूल मूवमेंट एक तरह का समझो, तो जो 1916 में हमें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने दिखाया था ना, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी था। एक जो आम पब्लिक है उसमें से एक आप समझो कि सिविलाइज जो सोसाइटी थी उसमें से कुछ लोग आएंगे और चुन के फिर वही वहां पे रूल करेंगे। और सेकंड, जब पंजाब की बात हुई है तो सेकंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। हालांकि जब आप प्रजामंडल की बात करोगे तो इसने बहुत लंबा पैर पसारा था, पंजाब वाले रीजन से लेके मद्रास वाले रीजन में भी। स्टार्ट तो पंजाब में ही होता है लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जो ये बूम करेगा वो मद्रास वाले रीजन में बूम करेगा, क्योंकि पीजेंट आपको 2-3 जगह ही दिखते थे, या तो गंगा वाले रीजन में दिखेंगे या इंदस वैली का जो पंजाब वाला है रीजन, वरना थर्ड कौन सा था, तो कृष्णा गोदावरी बेल्ट। जो फर्टाइल रीजन्स थे वहीं पे तो सबसे ज्यादा टैक्स लगता था ना। चलिए अगले सवाल को देखिए। कोणार्क टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू द कोणार्क टेम्पल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। The temple was constructed during the reign of King Narsimdev, one of the Eastern Ganga dynasty. The temple is also known as White Pagoda. देखो White Pagoda किसको बोला जाता है, जगन्नाथ पुरी के टेम्पल को White Pagoda बोला जाता है। पुरी के अंदर कोई राजा नहीं रुकते, बिल्कुल महाकाल वाला सीन है वहां पे। लोगों को लगता है कि पुरी के राजा कौन है, तो हमारे जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ है, तो वहां पे रुकने से लोग डरते हैं, ठीक है। यमनिका तीर्थ के नाम से किसको जाना जाता है, तो जगन्नाथ पुरी को यमनिका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि यम को भी बांध के रखा है वहां पे भगवान ने। तो देखो ये क्या होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था ब्लैक पैगोडा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो ब्लैक पैगोडा बोला जाता है, यहाँ पे व्हाइट पैगोडा बोला गया है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और फर्स्ट जो है 100% करेक्ट है कि नरसिंह देव वन जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, उनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। कोणार्क टेम्पल को रथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पे चैरियोट है, उसमें देखोगे 7 घोड़े लगे हुए। और कभी अगर घूमने का मौका मिले ना तो जाना आप। जो रथ के पहिए है ना, उसका जो छाया जो जमीन पे वो आपको जो दीवार पे दिखेगा, वो देख के आप एक्चुअली टाइम बता सकते हो कि कितना टाइम हो रहा है। अगर आपको घड़ी देखने की आदत है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। Which of the following temples was consecrated by Narayan Guru to challenge caste-based temple restrictions? देखो नारायण गुरु ने, हालांकि देखा जाए तो बेसिकली विष्णु के को पूजते थे, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने जो सबसे पहले क्या बनाया था, तो वो शिवा टेम्पल के अंदर इन्होंने काम किया। और उसके बाद जो अछूत वगैरह थे उनको एंट्री देने का इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो आप देख लो, मैंने हिंट आपको दे दिया, तो शिवा टेम्पल यहाँ पे एक ही दिख रहा है, कौन सा है, अरुविपुरम शिवा टेम्पल, ठीक है। एक रिफॉर्मर थे, अब इनके नाम पे तो खैर अब तो बहुत सारे टेम्पल्स पूरे कंट्री में आपको दिख जाएंगे।
जो आपको यहाँ पे दिखता है दिल्ली में नोएडा के आसपास जो है अक्षरधाम, तो उस टेम्पल के अंदर भी इनकी प्रतिमा वगैरह बनी हुई है, आप देख सकते हो वहां जाके। यहाँ पे देखो बृहदेश्वर टेम्पल की बात की गई है, तो बृहदेश्वर टेम्पल भी जो था ये भी एक तरह का लॉर्ड शिवा से रिलेटेड शिवाई टेम्पल है। और इसको बनाने वाले देखो दो लोग हैं, राजराज चोल एंड राजेंद्र चोल, दोनों बाप बेटे हैं, दोनों ने मिलकर इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तंजावुर में आपको दिखता है, चोला एम्पायर से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल को देखिए। विथ रेफरेंस टू द बृहदेश्वरा टेम्पल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अभी हमने देखा बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में, तंजावुर में आपको दिखता है, ये दोनों ने मिलके बनाई। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि टेम्पल वाज बिल्ट बाय राजेंद्र चोल वन, ये भी थे इसके साथ जो राज चोला थे ना, राज चोल, इन दोनों ने मिल के बनाया था। बेसिकली एक ने स्टार्ट किया, दूसरे के टाइम पे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, तो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए और आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट आपके सामने बोला गया है कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। द टेम्पल इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या आपको बृहदेश्वर टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर दिखता है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। देखो हालांकि अगर मेरा मानो तो इसका जो आंसर है, क्योंकि राज चोल ने टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। ठीक है, राज चोल जो फर्स्ट थे, इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, और कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होता है वो राजेंद्र चोल के नाम पे ही होता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे कंस्ट्रक्शन की बात की गई, तो हम उसी की बात करते हैं जिसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। जस्ट लाइक कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो हम क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि सबको पता है कि उसको कंप्लीट किसी इल्तुतमिश के टाइम पे करवाया गया था, रिपेयर किसी और रूलर ने करवाया था। तो इस वजह से हम फर्स्ट को इनकरेक्ट मानेंगे और सेकंड को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। ठीक है, अब हम यूपीएससी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने अपने आंसर में यही माना था। प्रीवियसली जब पूछा गया था तो उन्होंने बोला था जिसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया तो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के आपके टॉप 25 क्वेश्चन। जो कल हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस वो भी करीब करीब 12 बजे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे आज हमने हिस्ट्री के करंट से कनेक्ट करके हमने टॉपिक्स देखे, तो नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी का देखेंगे, पॉलिटी का देखेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स का देखेंगे। तो सारे सेगमेंट को हम करंट से कनेक्ट करके ही यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आई होप आपको कुछ बेनिफिट यहाँ से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।